बक्सर का डॉन चंदन मिश्रा 15 जुलाई को पटना के पारस हॉस्पिटल में एडमिट होता है। 16 जुलाई को उसको डिस्चार्ज होना है, लेकिन वो होता नहीं है और 17 जुलाई की सुबह 5 शूटर हॉस्पिटल में घुसते हैं और अंधाधुंध उस पर गोलियां चलाते हैं। पटना के इस पारस हॉस्पिटल में उसका एडमिट होना, नेक्स्ट डे उसका वहाँ रुक जाना, डिस्चार्ज होने के बावजूद हॉस्पिटल न छोड़ना और उसके अगले दिन ये शूट आउट, इन सब के पीछे की कहानी क्या है? किसे पता था कि वो इस हॉस्पिटल में जाने वाला है? किस किस को मालूम था कि वहाँ एक दिन एक्स्ट्रा रुकेगा? और किसको पता था कि वो 17 जुलाई की दोपहर को डिस्चार्ज होगा और उससे पहले ये सब कुछ काम करना है? ये पूरी कहानी, पूरी साजिश, कैसे साजिश रची गई चंदन मिश्रा को मारने की, कैसे दो दोस्त दुश्मन बन गए, कैसे दो दोस्त जिन्होंने सारे जुर्म एक साथ तब से शुरू किए जब वो नाबालिग थे और तब तक दोस्त रहे जब तक जेल के बाहर थे, लेकिन जेल के अंदर जाते ही दो दोस्त कैसे दुश्मन बन गए। ये पूरी कहानी आपके सामने पेश करूं। 3 तस्वीरें उससे पहले दिखाना चाहता हूं। ये पहली तस्वीर 17 जुलाई थर्सडे यानी गुरुवार की सुबह करीब 7:13 की है। सुबह का वक्त है, शायद रात बारिश हुई थी, सड़क गीली है और सड़क पे भीड़ भी कम है। ये पारस हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है। 2 लड़के पहले सामने से आते हैं और राइट साइड में रुक जाते हैं, इसमें से एक हेलमेट पहने हुआ है। इसके बाद 4 लड़के अब बाईं तरफ से आते हैं और फिर उन 2 लड़कों को ज्वाइन करते हैं। लेकिन जैसे ही ये 4 लड़के आते हैं, इनमें से एक हेलमेट वाले को कुछ इशारा करता है और वो सीधे आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब सिर्फ यहाँ 5 लड़के हैं और ये आपस में पूरे 2 मिनट तक मीटिंग करते हैं। अब घड़ी में टाइम हुआ है 7:15 और इसके बाद ये 15 पे वहाँ से निकल पड़ते हैं, सामने की तरफ जाते हैं, क्योंकि सामने ही पारस हॉस्पिटल का मेन गेट था। ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसके बाद दूसरा वीडियो जो शुरू होता है, जो सीसीटीवी कैमरे का है, वो 7:25 के आसपास का है। इसी पारस हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर प्राइवेट वार्ड रूम नंबर 209। वही 5 लड़के जो 2 मिनट तक मीटिंग कर रहे हैं, आप देखेंगे कि इस वक्त इस एक साथ लाइन से चले आ रहे हैं। सबसे आगे आगे वही है जिसने कोई कैप नहीं पहनी, बिल्कुल चेहरा खुला हुआ है, और पीछे पीछे वही 4 जो नीचे मीटिंग कर रहे थे। हेलमेट वाला शख्स यहाँ नज़र नहीं आएगा आपको। इसके बाद आगे चलने वाला शख्स दरवाज़ा खोलता है। आप ध्यान से देखेंगे तो दरवाजे का लॉक भी नहीं है, अंदर से दरवाज़ा बंद भी नहीं। इसकी वजह ये थी कि रूम नंबर 209 इकलौता ऐसा रूम था 2nd फ्लोर पे जिसका लॉक ख़राब था, और ये ख़राब वैसे नहीं था, इसको जानबूझकर ख़राब किया गया था ताकि ये शूटर बेरोक टोक उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो सकें। तो लॉक ख़राब एक एक करिए घुसते हैं और फिर वहाँ से शूट आउट के बाद 10 सेकंड में बाकी 4 निकलते हैं और 38 सेकंड के बाद ये जो पहले शख्स गया था वो निकलता है। नीचे भी आपने देखा जब हेलमेट के साथ आया, और ये ऊपर भी जो शख्स सबसे आगे है और जो सबसे आखिर में निकलता है, इसका नाम है तौसीफ बादशाह उर्फ तौसीफ रज़ा। इसकी कहानी आगे बताऊंगा। तो ये दूसरी तस्वीर, दूसरा सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर आपने देख ली। अब फिर वापस हॉस्पिटल से बाहर नीचे चलते हैं। ये सीसीटीवी कैमरे की तीसरी तस्वीर है। इस तस्वीर में एक लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में जा रही है। अचानक सामने से एक मोटरसाइकिल आती है, 3 लड़के उस पर बैठे हैं। ये वही तीनों हैं जो ऊपर आपने देखा थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल में। पर इनमें से जो बीच में बैठा शख्स है उसके हाथ में पिस्टल है और दाएं हाथ में उस पिस्टल को वो हवा में लहरा रहा है। असल में शूट आउट की कामयाबी का ये जश्न मना रहा था। इस दौरान में वो लड़की शायद इसके हाथ में पिस्टल देखकर जो स्कूल जा रही थी, घबरा कर वापस लौट आती है और कहीं छुपने की कोशिश करती है। फिर तभी दूसरी मोटरसाइकिल पर 3 और लोग आते हैं। ये वही 3 में से 2 शूटर थे जो ऊपर थे और अब भाग रहे हैं। तो ये 3 तस्वीर थी, शूट आउट से पहले की मीटिंग की, शूट आउट के वक्त की, और शूट आउट के बाद शूट आउट की कामयाबी के जश्न की। अब सवाल ये है कि पारस हॉस्पिटल के 209 रूम नंबर में चंदन मिश्रा एडमिट है, ये कैसे पता, और ये कौन लोग थे? तो इसको जानने के लिए और पूरी कहानी समझने के लिए, और ये जो सबसे आगे आगे शूटर है, इसकी कहानी कब में एंट्री होगी, हमें पटना से 145 किलोमीटर दूर बक्सर चलना होगा। बक्सर, क्योंकि ये कहानी यहीं से शुरू होती है। बक्सर से ये कहानी शुरू होती है, करीब 2008 की बात है। 2008 इसी बक्सर में
चंदन मिश्रा का जन्म होता है। एक आम परिवार में, पिता ठीक ठाक, घर का इकलौता बेटा, माँ बाप का इकलौता बेटा। स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2008 में इसी बक्सर के गांव में जहां वो रहता था, एक दिन क्रिकेट के मैदान में एक लड़के से उसकी लड़ाई हो जाती है। उस लड़के का नाम सोनू था। सोनू उसे पीट देता है। बाद में चंदन उसके घर जाता है उसके माँ बाप से शिकायत करने, लेकिन उल्टा वो लोग भी चंदन को पीट देते हैं। उसको गुस्सा आता है, वो घर जाता है। उसके फादर के पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। वो उस रिवॉल्वर को लेता है और सोनू के घर पहुंचता है और सीधे गोली मार देता है। बाद में उसे पकड़ा जाता है, पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस उसे जेल भेजने वाली थी, लेकिन तभी माँ बाप उसके बर्थ सर्टिफिकेट लेकर पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि ये नाबालिग है, अभी 18 साल का नहीं हुआ है, और वो हुआ भी नहीं था। तो अब चूंकि नाबालिग था इसलिए उसको रिमांड होम भेज दिया जाता है, जहाँ बच्चों को रखते हैं। अब वो रिमांड होम में रहता है अगले 3 साल तक, और इन्हीं 3 साल ने चंदन की ज़िंदगी बदल दी। रिमांड होम में जाहिर सी बात है वो तमाम लड़के ही थे, कम उम्र के नाबालिग, जिन्होंने कोई ना कोई जुर्म किया था। उनके साथ रहकर उसे पहली बार क्राइम और क्राइम की दुनिया के बारे में पता चलता है। रिमांड होम में भेजा गया था उसको सुधरने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर उसे एक नई दुनिया के बारे में जानकारी मिलती है और वो उस दुनिया को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाता है। 3 साल वहाँ रहता है और 3 साल के बाद बाहर आता है। अब बाहर जब आया तो एक सीधा साधा लड़का, एक क्रिमिनल हो चुका था। इसी दौरान में जब वो बाहर आता है, एक और लड़के से उसकी मुलाकात होती है। वो भी उसी वक्त जेल से छूटा था और उसका नाम था शेरू सिंह, ओंकार नाथ सिंह असली नाम, उर्फ शेरू सिंह। एक कॉमन फ्रेंड के जरिए चंदन और शेरू की मुलाकात होती है। दोनों जेल से बाहर आए, एक रिमांड होम से आया था। दोनों में अब दोस्ती हो जाती है। रिमांड होम और जेल में रहकर उन्होंने क्रिमिनल और क्राइम की दुनिया के बारे में इतना कुछ सुना कि उन्हें लगा कि अब यही दुनिया है। दोनों हाथ मिला लेते हैं। इसके बाद रंगदारी का काम शुरू कर देते हैं। छोटे मोटे दुकानदार और जो भी, उन्हें जाकर पीटते और उससे पैसे वसूलते, हफ्ता वसूलते। फिर धीरे धीरे दोनों के पास हथियार आ गए। अब वो धमकी देने लगे। कुछ बड़े दुकानदारों पर हाथ साफ किया। फिर इन्हें लगा कि लोग तो डर रहे हैं उनके डर से। फिर उन्होंने और बड़े बड़े दुकानदारों और बिजनेसमैन को डराना शुरू किया। इसी बीच में कुछ और झगड़े हुए, सीधे गोली मारनी शुरू कर दी। फिर अचानक इन दोनों ने अपने गैंग की एक ख़ास चीज़ अपनाई। शेरू और चंदन की दोस्ती अब धीरे धीरे पूरे इलाके में मशहूर हो रही थी और भी कुछ लड़के इनके साथ जुड़ रहे थे। इन दोनों ने मोटरसाइकिल खरीदी और मोटरसाइकिल पर एक नई चीज़ सीखी। वो ये कि कभी चंदन मोटरसाइकिल चलाता तो कभी शेरू, और जो चला रहा होता वो तो चला रहा होता, जो पीछे बैठता वो पीछे सामने की तरफ मुँह करके नहीं बैठता, बल्कि पीछे की तरफ मुँह करके बैठता। यानी ड्राइवर और पिलियन राइडर दोनों की पीठ मिले होते, और पीछे बैठने वाला चलती मोटरसाइकिल से निशाना लेता, पिस्टल से। धीरे धीरे ये दोनों इस चीज़ में इतने महारत हासिल कर ली कि जब ये इन्हें किसी को मारना होता तो ये पैदल नहीं मारते, ये मोटरसाइकिल पर निकलते, एक पीठ पीछे की तरफ होता और वो पीछे से ही गोली चलाता और निशाना सर का होता। धीरे धीरे अब इन्होंने रंगदारी के चक्कर में कत्ल करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर साल 2011 है। इनकी क्राइम की जो पूरी अब तक की कुंडली थी उसका सबसे खूंखार साल। ये वो साल था जब 2011 में चंदन और जो शेरू है, इन दोनों ने मिलकर एक ही साल के अंदर 8 मर्डर किए, 8 कत्ल। अब इस 8 कत्ल के बाद आसपास की पुलिस भी चौंकी। उन्हें लगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अब भी ये बक्सर और उसके इर्द गिर्द ही एक्टिव था। फिर तभी एक मर्डर होता है, 8वां मर्डर। 7 ये कर चुके थे 2011 में। राजेंद्र केसरी एक चूना के व्यापारी थे, बिजनेसमैन, अच्छा खासा पैसा था। चंदन और शेरू उससे रंगदारी वसूलना चाह रहा था। धमकी दी, पैसे दे दो वरना मार देंगे। राजेंद्र केसरी की भी बहुत ऊपर तक थी, पुलिस में भी अच्छी पहचान, पॉलिटिशियन से भी पहचान। उन्होंने कहा ये नए लड़के मेरा क्या करेंगे, रंगदारी देने से मना कर दिया। जब मना किया तो कहते हैं ये बात है 20 अगस्त 2011, 20 अगस्त 2011। राजेंद्र केसरी ने मना कर दिया। जब मना किया
तब इसी चंदन मिश्रा ने 20 अगस्त 2011 को ऐलान किया पूरे बक्सर में कि अगले दिन यानी 21 अगस्त को राजेंद्र केसरी को गोली मारूंगा। हर एक को लगा कि ऐसे कैसे राजेंद्र केसरी भी काफ़ी ठीक ठाक दबंग किस्म के इंसान, पहुंच अच्छी। लेकिन फिर 21 अगस्त की तारीख आई और 21 अगस्त को सचमुच चंदन और शेरू ने राजेंद्र केसरी को गोली मार दी। जब राजेंद्र केसरी को गोली मारी और वो भी ऐलानिया एक दिन पहले हो चुका था, ये बात अब बक्सर से निकलकर पटना पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंची। राजेंद्र केसरी की पहुंच नेताओं तक थी। मामला पॉलिटिकल हुआ, आवाज़ें उठाई नेताओं ने। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। अब ये पहली बार था जब राजेंद्र केसरी के मर्डर के बाद पुलिस एक्टिव हुई। अब तक करीब 25 मुकदमे दर्ज हो चुके थे, जिनमें 12 से ज़्यादा तो कत्ल के थे इन दोनों पर। लेकिन राजेंद्र केसरी वो मर्डर केस था जिसने पुलिस को नींद से जगाया। अब पुलिस इनके पीछे लगी। इन दोनों को भी लगा कि पुलिस इस बार कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। दोनों ने बक्सर छोड़ दिया और वहाँ से निकल गए नेपाल। बिहार पुलिस को टिप ऑफ मिला, नेपाल पहुँची। नेपाल में लगभग इन दोनों तक पहुँच गई थी, लेकिन नेपाल पुलिस को पता चल गया कुछ कागजी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी। 2 देशों का मामला था, लेन देन, आप जाकर वहाँ अरेस्टिंग नहीं कर सकते। इन सारे चक्कर में ये दोनों फुर हो गए और बिहार पुलिस के हाथ आते आते रह गए। बिहार पुलिस खाली लौट आई। लेकिन कुछ महीने बीते। कुछ महीने बाद पुलिस को फिर इन्फॉर्मेशन मिली कि दोनों कोलकाता में हैं। बिहार पुलिस की एक टीम जाती है, एक ऑपरेशन करती है और शेरू और चंदन को 2011 में कोलकाता से अरेस्ट कर लेती है। अरेस्टिंग के बाद इन दोनों को बक्सर लाया जाता है। अब इनके मुकदमों की लिस्ट तैयार की जाती है। 25 मुकदमे दोनों के सर थे, 12 से ज़्यादा मर्डर और सबसे चर्चित राजेंद्र केसरी मर्डर केस। लोअर कोर्ट में मुकदमा चलता है। इनको पहले बक्सर जेल रखा जाता है, फिर ये देखा जाता है बक्सर में इनकी पहुंच है, तो अब धीरे धीरे इनके जेलों की भी अदला बदली हो रही है। फिर बक्सर से भागलपुर, भागलपुर से बेऊर, बेऊर से पुलिया। ये जेल घूम रहे हैं और इसी बीच लोअर कोर्ट का फैसला आता है राजेंद्र केसरी मर्डर केस में। इस मर्डर केस में राजेंद्र केसरी मर्डर केस में शेरू को सजाए मौत सुना देती है लोअर कोर्ट और चंदन को उम्र कैद की सज़ा। यहाँ पहली बार दोनों में फ़र्क किया अदालत ने। इस बात से शेरू को बड़ा बुरा लगा कि एक ही मर्डर केस में मुझे उम्र कैद उसको और मुझे फांसी। हालांकि दोनों ही फैसलों को इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। जब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने भी जो चंदन है उसकी उम्र कैद की सज़ा तो बरकरार रखी, लेकिन शेरू की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। लेकिन खटास आ चुकी थी। शेरू को लगा कि इसकी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इन सब पहुँच है और इसने मेरी मदद नहीं की। खैर, अब दोनों भागलपुर जेल में थे। भागलपुर जेल में अब इन 2 दोस्तों के बीच में खटास थोड़ी सी बढ़ने लगी। पहली वजह थी पैसे। इन दोनों ने जितनी भी रंगदारी से पैसे वसूले, लूटपाट की, उसमें अब लगता था शेरू को कि कुछ पैसे चंदन ने कम दिए और चंदन को लगता था कि शेरू ने कुछ पैसे कम दिए, हिस्सा नहीं दिया। पहली चीज़ ये आई। दूसरी चीज़ ये हुआ इस दौरान में, जब जेल जाने से पहले चंदन की परिवार की एक लड़की थी जिसके साथ शेरू की नज़दीकियाँ थी। ये बात चंदन को पता चली। दोनों दोस्त थे लेकिन दोनों की जातियाँ अलग थीं। ये बात चंदन को नागवार गुजरी। अब इधर जेल में है। जेल जाने के बाद अब उधर बक्सर पुलिस ने चंदन और शेरू गैंग के ऊपर दबिश डालनी शुरू की। लेकिन इत्तेफाक से जितने लोग शेरू के करीब थे, जो लड़के, वो सब एक एक कर इनकाउंटर में मारे गए या जेल के अंदर पहुंच गए। जबकि जो चंदन गैंग से जुड़े हुए लड़के थे उनका कुछ नहीं हुआ, वो सब सेफ बाहर, कोई इनकाउंटर में नहीं मारा गया। अब शेरू के पास उसके लड़के शिकायत लेकर आते कि भैया पुलिस सिर्फ हमारे लड़कों को मार रही है, हमारे लड़कों को उठा रही है, चंदन भैया के लड़कों को कुछ नहीं कर रही है। शेरू के मन में और शक पैदा हुआ कि ये सब कुछ चंदन करा रहा है, चंदन पुलिस से मुखबिरी करा रहा है, चंदन उनके लड़कों को मरवा रहा है। अब रिश्ते और ख़राब होने शुरू हो गए। इसी बीच भागलपुर जेल में रहते हुए चंदन ने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई तस्वीरें डाल दी जेल से ही, जबकि शेरू को ये कभी सुविधा नहीं मिली। फिर खटास आया कि इसकी जेल के अंदर भी अच्छी पहुंच है और जेल में जेल के स्टाफ इसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। यहाँ भी खटास पैदा हुआ। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि अब दोनों में दुश्मनी हो चुकी थी। जेल को भी लगा कि अब ये दोनों